आज अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर पाकिस्तान ये मैच जीता है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे राशिद खान की बीइंग कैप्टन विद द बैट और विद द बॉल, और जिस तरह की पोजीशन, फील्ड पोजीशन की अगर बात की जाए, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो राशिद खान के पास इंटायरली नजर आ रही है। एक टाइम था कि राशिद को कप्तानी दी गई, लेकिन उसको उसकी मर्जी की टीम नहीं दी गई। वर्ल्ड कप था गालिबन अहमद सईद साहब जिसमें फिर ये स्टेप डाउन कर गए बीइंग कैप्टन और मोहम्मद नबी को दोबारा से कप्तान बना दिया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि राशिद की पसंदीदा टीम है, पसंद की टीम है, मेंबर सारे पूरे हैं, उनको पता है किस बॉलर को किस जगह यूज कराएं। तो पहले अगर हम राशिद की अपनी बॉलिंग की बात कर लें, एमएसए साहब कल 4 ओवर करवाएं, 21 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 5.25 के इनका इकॉनमी रेट था। राशिद की बॉलिंग पहले देख लेते हैं जी, अगर बॉलिंग हमारे पास पड़ी है तो दिखाइएगा कि किस तरह से उन्होंने 3 बैटर को चलता किया है और बड़े उस जगह पर ज़रूरत थी उस पर फर्दर भी अच्छा अभी आ जाते हमारे पास फुटेज। ग्रिप मिल रहा था अहमद सईद, कल हमने देखा, कल माइनर फैक्टर था, ड्यू फैक्टर अगर आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नजर आया हमें, लेकिन अभी तक उतना ग्रिप और उतना वो होल्ड स्पिनर्स का नहीं इस सीरीज में दिखाई दे रहा, ट्राई नेशन सीरीज में, जितना यूजुअली शारजा में हुआ करता। देखें, इसकी 2 वजूहत है। नंबर 1 ये है कि कल जो शारजा से इतलात मौसूल हुई उसमें बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, और इस सिचुएशन में स्पिन बॉलर्स को हेल्प तो मिलनी चाहिए, और 4 ओवर में जो 21 रन उन्होंने दिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट किए हैं, इसका मतलब है कि स्पिनर्स को कोई ना कोई हेल्प तो मिल रही थी पिच के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा हब्स थी क्योंकि वहाँ पर, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, हाथ जो है वो गीले हो रहे थे और बार बार वो साफ़ करने पड़े थे, हाथ भी और बॉल को भी उससे ज़ाहिर है कि नुकसान पहुँच रहा है। तो कोशिश ये होती है कि हर बॉल के बाद, नया बॉल करवाने से पहले, गीले हाथ में बॉल लेने से पहले उसको साफ़ किया जाए, उसको ड्राई किया जाए, ताकि बॉल को उसकी जो है वो हेल्प मिले। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो यूएई के बैटर से वो अब उनकी गुगली को समझने में नाकाम रहे हैं। जो बॉल रिलीज़ होता है हाथ से उसको देखने में मेरा ख्याल है कि वो नाकाम रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह जो हमें एग्जांपल नजर आती है वो आसिफ खान के विकेट नजर आती है। एक ऐसा बॉल जिस पे उन्होंने गुगली करवाई राशिद खान ने, उसको वो कवर की तरफ खेलने के लिए चले गए और वो बहुत बड़ा गैप जाया उनका बना और वो बोल्ड हो गए। तो नज़र ये आता है कि जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस का फैक्टर था यूएई की बैटिंग लाइन में, उसको ही कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया है राशिद खान ने। अब राशिद खान के बारे में ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो T20 क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उनके पास एक्सपीरियंस है, दुनिया में हर जगह वो खेले हैं। बैटिंग पिच के ऊपर वो अच्छी बॉल कर देते हैं, बॉलिंग पिच के ऊपर वो आकर अच्छी बॉल कर देते हैं, स्पिन विकेटों के ऊपर तो उनके उसको जादू को जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। और अगर हम शारजा की बात करें तो शारजा में बहुत अनबिलीवेबल किस्म के स्टैट्स आपको उनके देखने में नजर आते हैं। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 16 मैचेस जो शारजा में उन्होंने खेले हैं उनमें उन्होंने हर 11 रन के बाद 1 विकेट हासिल की है। 61.2 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं, जिसमें 341 रन उन्होंने कंसीड किए हैं और 31 खिलाड़ी वो आउट कर चुके हैं शारजा में खेले गए मैचेस में, जबकि उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 11 का है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, और उनका जो इकॉनमी है शारजा में इतने मैच खेलने के बाद वो लेस देन 6 है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कौन बात होती है कि इस दौर में भी ऐसे बॉलर पाए जाते हैं कि जो किसी ट्रैक के ऊपर लेस देन 6 के साथ इतने मैच खेल गए हैं। तो राशिद खान एक सीजन बॉलर है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर मैं बात करूं तो जो जिस बात की मैं दाद देना चाहता हूं सलमान अली आगा की, उन्होंने उस बॉलर के अगेंस्ट चार्ज किया जिस बॉलर पे अफगानिस्तान की टीम ये नहीं सोच सकती थी कि इसको आगे 2 छक्के लगा जाएंगे। वसीम ने कल एक छक्का हालांकि लगाया और एक मैसेज दिया राशिद खान को कि हम जो है इस मैच को जीतने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम थी वो अपने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और अपनी बैटिंग में डेप्थ ना होने की वजह से उस टोटल को जो है वो अचीव नहीं कर पाई है। तो राशिद खान नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही शानदार स्पेल उन्होंने करवाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो आज राहत हल्का रखेंगे। अच्छा बहरहाल, अब 2 मैचेस अफगानिस्तान खेल गया है और 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं। अगर स्पेसिफिकली स्पिन डिपार्टमेंट का कंपैरिजन किया जाए तो आपको अपर हैंड किसका लग रहा है, अफगानिस्तान का या फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स का? देखें, अभी तक एक नाम पाकिस्तान की टीम में ऐसा है कि जिसके बारे में मैं कहूंगा कि शायद वो प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो रास आ रहा है, और वो मोहम्मद नवाज है, जो कम बैक करने के बाद टीम में वापस आए हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं, वो बहुत लकी हैं कि उनको कंडीशंस जो है वो उस तरह की मिल गई हैं जहां पर वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद नवाज के भी अगर हम शारजा में बात करें तो उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और उन्होंने भी 14.25 का उनका स्ट्राइक रेट है, जबकि 12.38 की उनकी बॉलिंग एवरेज, यानी हर 12 रन के बाद मोहम्मद नवाज शारजा में विकेट ले रहे हैं। इनका भी इकॉनमी रेट जो है वो 5.21 है शारजा की अगर हम बात करें, और दुबई की बात करें तो वहां पर भी इनका इकॉनमी रेट लेस देन 6 है, 5.9 का इकॉनमी रेट है 6 मैच खेलने के बाद। तो यूएई में जो 12 मैच उन्हें दुबई और शारजा में खेले हैं मोहम्मद नवाज, वहां पर मोहम्मद नवाज आपको एक थ्रेट नजर आते हैं, क्योंकि इन मैचेस में वो इंडिया के अगेंस्ट भी खेले, श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेले, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खेले। इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग्स बैटिंग में भी खेल दी थी, जिसमें उन्होंने 18 गेंदों पर 42 रन बनाए थे, जो उनका हाईएस्ट रन है यूएई के अंदर। और जो मतलब ये नंबर बताने की वजह ये है कि ये जो इस तरह के बॉलर होते हैं मोहम्मद नवाज टाइप ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर, उनको यहाँ की कंडीशन जो है वो सूट करती हैं।
तो मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम में एक ऐसा नाम हमें नजर आ रहा है कि जो हमें उसके साथ सुफियान मुकीम को भी अगर हम देखें, पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, दूसरे मैच में एक ओवर उनका खराब हुआ। तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक भी हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिलाता हुआ नजर आ रहा है हम फैंस को कि एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान का एशिया कप के लिए। अच्छा, ये सुफियान की जो आपने बात की ना, तो इसी मुझे याद आ गया कि रमीज़ राजा साहब ने सुफियान के बारे में कहा, एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक रिस्ट स्पिनर है, वो भी सीख रहा है, उसकी लाइन और लेंथ तो ठीक है मगर स्पिन में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इससे उसे एक ही अंदाज में गेंद नहीं करानी चाहिए, उसे गूगली और चाइनामैन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए वरना उसकी गेंद आसानी से समझ आ जाती है। तो ये क्या ख्याल है, सही टिप दिए हैं रमीज़ राजा साहब की जानिब से कि वो वाकई अभी से इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं सुफियान के, उनको खेलना मसला नहीं होगा जब तक वो ये दो चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, गूगली या फिर चाइनामैन। देखिए, प्रिडिक्टेबल तो बंदा तब हो ना जब उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया हो कि उसको हर टीम ने और हर प्लेयर ने कोई 7-7 8-8 बार खेल लिया हो। मेरा ख्याल है एशिया कप में जिन टीमों के साथ खेलने जा रहे हैं उनमें से इंडिया तो उनको पहली बार खेलेगा, ओमान की टीम भी उनको पहली बार खेलेगी, यूएई के खिलाफ भी वो पहली बार अभी मैच खेले हैं। लेकिन आजकल तो वीडियोस की बेस पे जो है ना वो प्लेयर बाय प्लेयर वीडियोस प्ले करके उनके स्ट्रेटजी बना लेते हैं। वीडियो देखकर टेक्निक का पता चल जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो करनी होती है ना ग्राउंड जाके। उसकी प्रैक्टिस तभी होती है जब आपके साथ वो प्लेयर एक्सपोज हो। अक्सर ऐसा होता है कि हसन अली का कैरियर इसकी बहुत उम्दा मिसाल है कि हसन अली जब कैरियर के आगाज में आए थे तो आपको याद है कि वो हसन अली मतलब आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर भी टॉप 10 में आ जाते थे। हसन अली हर मैच में जो है वो आउट भी कर जाते थे, एशिया कप मैन ऑफ टूर्नामेंट भी हो गए। लेकिन जब उनको प्लेयर्स ने खेल लिया, जब वो दुनिया भर की लीग में भी जाकर वो एक्सपोज, सुफियान का मामला ये है कि सुफियान अभी उस तरह से लीग्स भी नहीं खेलते हैं, पीएसएल के अलावा किसी और लीग में हमें वो अभी तक नजर नहीं आए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा तो प्रेडिक्टेबल वाला मामला इसलिए नहीं है कि इतना एक्सपोजर ही नहीं है। बाकी जहां तक उनकी जो वेरिएशन है इस्तेमाल करने वाली, वो बात इसलिए भी जरूर मालूम होती है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चीजें करनी पड़ती हैं बॉलर को। अगर आप एक ही तरह की बॉलिंग करी जाएंगे तो उसमें जाहिर है आपको फिर मार पड़ने का अंदेशा है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ हेल्प नहीं मिल रही पिच के अंदर तो आपको कोनों को वेरिएशन लानी है, कोनों को वैरायटी लानी है। सुफियान अभी जो है वो स्टंप्स को टारगेट कर रहे हैं और उसके अंदर अक्सर ये देखने में मिलता है, चूंकि लॉन्गर फॉर्मेट से वो भी नहीं आए हैं, T20 फॉर्मेट की प्रोडक्ट हैं वो, तो वो उसी अंदाज में आके तेज बॉल मारने की कोशिश करते हैं स्टंप्स के अंदर, और फ्लाइट अभी वो बहुत कम दे रहे हैं इन पिचेस के ऊपर। तो देखना होगा कि जो वो अब अच्छी बात तो ये है कि उनको एक रन मिलना शुरू हो गया है, उनको कंसेक्यूटिव मैचेस मिलना शुरू हो गए हैं और वो परफॉर्म करना भी शुरू हो गए हैं, जिससे बॉलर को कॉन्फिडेंस आता है। तो अच्छी बात है कि ऐसे मौके पर कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और हमारे जो साबिक कप्तान जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से अगर इस तरह के पॉजिटिव तबसरे आते रहे, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की टीम को कभी अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं, कभी ये कहते हैं कि इस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती है, तो इस तरह के पॉजिटिव मशवरे मेरा ख्याल है कि हेल्प करते हैं जो सीनियर प्लेयर्स की तरफ से आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तान की टीम मेगा इवेंट में जा रही है, एशिया कप की तैयारी कर रही है, तो अब किसी किस्म के नेगेटिव तबसरों से परहेज किया जाएगा और इस किस्म की ही बात। अच्छा, अब इसे नेगेटिव तो नहीं कह सकते जो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में बॉलिंग को बेहतर करने की जरूरत है। चले नेगेटिव नहीं, एक अच्छी निशानदेही की है, दुनिया को पता है ना पाकिस्तान डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा रन कंसीड करने वाली टीम बन गई है। और पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो T20 क्रिकेट में एक ओवर में 20 या उससे ज्यादा रन कंसीड करने वाले पहले नंबर पर आ गए हैं। 12 दफा उनके साथ ये हो चुका है T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। अच्छा। और इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उनकी तादाद बाहर लीग से कम ही अच्छा, अब कल की कंडीशन को देखकर और परसों जो इससे पहले पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले हैं, अब पाकिस्तान के लाइनअप आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? क्या हम 3 फास्ट बॉलर के साथ प्रॉपर उस तरह से जाएंगे अगर जिसमें हसन अली को भी शामिल कर लिया जाए, और ऑल दो रिवर्स नहीं मिलेगा, जैसे ही आपने बताया कि ड्यू का फैक्टर उतना नहीं है, पर अगर पड़ गया तो फिर तो हसन अली बेकार आप समझते हैं कि क्योंकि उनके पास एक ही मेन हथियार है उनका। अब शाहीन, हारिस और हसन के साथ जा रहे हैं या फिर फ़हीम अशरफ को हम रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना इस वक्त इंपॉर्टेंट है। अब वो टाइम चला गया जब कॉम्बिनेशन ट्राई होते हैं और जब मतलब पहले तो हम हमेशा ये कहते हैं कोई सीरीज हारने के बाद कि हम फलान टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे तो हर चीज़ खेली ही चूँकि T20 फॉर्म में जाती है और हम सारा साल T20 की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो अब लेकिन वो टाइम चला गया। पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 कंसेक्यूटिव उसको विक्ट्रीज मिल गई हैं। एक अच्छी विक्ट्री अफगानिस्तान के अगेंस्ट मिली है और यूए के अगेंस्ट भी जा रहा है, कॉन्फिडेंस तो आता ही है उस, और प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी मिलती है, मैच प्रैक्टिस और उस एनवायरनमेंट के अंदर खेलने का मौका मिलता है। साइम ने एक अच्छी बारी ले ली है, तो पाकिस्तान को उस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो इस बात को गारंटी करे कि पाकिस्तान इस मैच को एज विनर फिनिश करेगा। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग के अंदर जो बेस्ट
चॉइस बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उनके साथ जाना होगा। और तीसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा को पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि सलमान मिर्ज़ा को दुबई में खिलाने का प्लान टीम मैनेजमेंट रखती है। तो लेकिन सलमान मिर्जा को लास्ट मैच जो खिलाया है उसमें उस तरह की कारकर्दगी वो नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि देखिए एक मैच के बाद मेरा ख्याल है कि जज नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर को, जबकि वो अभी टीम में नया आया है और वो बैटर को डिसीव करने की सलाहियत भी रखता है। उसको भी इस बात का मार्जिन देना कि वो शारजाह में पहला मैच खेल रहा था। तो सलमान मिर्जा को भी रन मिलना चाहिए अगर आप ये समझते हैं कि वो आपके एशिया कप के प्लान्स का हिस्सा हैं, और अगर वो प्लान्स का हिस्सा हैं तो ही आप उन्हें टीम के साथ लेकर जा रहे हैं ना। तो मुझे ये लगता है कि हसन अली और सलमान मिर्जा में से इन कंडीशन में आपको ज्यादा इफेक्टिव लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ही नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है।